और इसमें ना we will start again from this. So इसमें ना gain or loss on asset given up will be recorded. इसमें gain or loss भी record करते हैं. When fair value of asset given up और fair value of asset acquired both બંને વાય પૂછે તો ત્યારે શું કરવું? બંને વાય પૂછે then account the asset acquired at a fair value which is more evident, more clearly evident जैसे એની ઉપર કરો. So as per ICI जो हम अपन का बाप है वो क्या कहता है fair value of asset given up जो अपन ने given up किया उसे की fair value more evident है. Now, if one or both conditions fail, then asset acquired will be accounted at book value. मतलब ये जो दोनों conditions दी है ये तो ये commercial substance वाली और ये दोनों अगर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए देन उसकी बुक वैल्यू नो गेन और लॉस विल बी अकाउंटेड अगर इसमें गेन और लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा. नाउ इसमें क्या है एक एग्जांपल से मस्त समझ में आ जाएगा. ए के पास लैंड है बी के पास गोडाउन है. अब ए के पास जो लैंड है उसकी बुक वैल्यू है 10 लाख. बी के पास जो गोडाउन है उसकी बुक वैल्यू है 7.5 लाख और फेयर वैल्यू 15 लाख उसके 12 लाख और ए हैज डिमांडेड कैश ऑफ रुपीज. मतलब ए बहुत देड़ शाना निकला और उसने 4 लाख और मांग लिए along with go down. So account the transaction of exchange if the transaction of both the fair values are available. No नहीं both fair values are available. इस 15 12 दोनों अवेलेबल है. अब इसकी एंट्री क्या होगी? गो डाउन अकाउंट डेबिट 11 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू लैंड अकाउंट 10 लाख, टू प्रॉफिट ऑन लैंड 5 लाख. अब ये कैसे हुआ? इसकी ए के लिए तो गो डाउन की वैल्यू क्या होगी? 15 लाख है. अब उसमें से उसको 4 लाख मिलने वाला है कैश में तो गोडाउन की एक्चुअल में वैल्यू उसके पास कितनी है? 11 लाख. सो गोडाउन अकाउंट डेबिट 11 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू लैंड अकाउंट 10 लाख, टू प्रॉफिट ऑन लैंड 5 लाख हो गया. अब बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? अब बी की बुक्स में लैंड की वैल्यू क्या है? 12 लाख. अब वो तो इसे ही मोर एविडेंट मानेगा ना क्योंकि उसका उसका क्योंकि उसके पास से गोडाउन जा रहा है तो वो 12 लाख की वैल्यू को मोर एविडेंट मानेगा और उस पे 4 लाख चढ़ा के वैल्यू लैंड की अपने बुक्स में डालेगा. सो वो अपने बुक्स में 16 लाख पे डालेगा. सो लैंड अकाउंट डेबिट 16 लाख टू गोडाउन अकाउंट 7,50,000 टू कैश अकाउंट 4 लाख टू गेन 4,50,000. अब सेकेंड केस में क्या है कि एक की जो वैल्यू है 15 वो अवेलेबल है, ये 12 वाली पता नहीं क्या है. सो अब अगर कोई भी ना हो वो है अगर एक ही हो वो है वही लेंगे. तो अब मैं तो पहले केस में तो सेम ही हो जाएगा. एक के केस में तो 11 लाख 4 लाख 10 लाख और 5 लाख का गेन. अब बी के केस में क्या होगा कि वो उसके गोडाउन की तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसको लैंड की वैल्यू हो जाएगी 15 लाख. तो गोडाउन 7.5 लाख जो बुक वैल्यू है उसकी तो कैश 4 लाख टू गेन 3,50,000. नाउ ये थर्ड केस है. ए की वैल्यू हमें नहीं पता, बी की जो 12 लाख है वो पता है. तो कोडाउन अकाउंट डेबिट 12 लाख, कैश 4 लाख हमें मिला, टू लैंड 10 लाख टू गेन 6 लाख हो गया. अब में वो ये होगा कि सिर्फ लैंड की है, मतलब 12 + 4 16. सो लैंड अकाउंट डेबिट 16 लाख टू गो डाउन 7,50,000 गो डाउन 7,50,000 टू कैश 4 लाख टू गेन 4.5 लाख. ये हो गया. अब तीसरा केस क्या है कि ए और बी दोनों की वैल्यू नहीं पता तो वो बुक वैल्यू पे जाएगा, वो सेकंड वाला केस. सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 लाख हो सकती है. ये जो लैंड देगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 लाख हो सकती है. तो वो कैश ले रहा है, गोडाउन की 4 लाख का कैश ले रहा है. सो गोडाउन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 लाख. अब लैंड अकाउंट डेबिट. अब उसके के बी वाले के केस में क्या होगा कि 7.5 लाख की एसेट है और उस पे वो 4 लाख और ज्यादा कैश दे रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 11.5 लाख. सो लैंड अकाउंट डेबिट 11.5 लाख टू गो डाउन 7.5 टू कैश 4 लाख. सो दिस इज डन एक्सचेंज ऑफ असेट डिजाइन. नाउ इन डिफर्ड कंसिडरेशन में क्या है? इफ पेमेंट्स आर मेड on deferred basis to acquire PP, then such PP should be accounted at its cash price. कैश प्राइस उसकी कैश प्राइस पे उसको अकाउंट कर दो. And difference between actual consideration paid and cash price will be accounted as interest or finance cost at IRR. Effective rate of interest पे वो हो जाएगा. Now इसमें भी एक एग्जांपल है. X Limited has acquired a PP and decides to pay the consideration of rupees 10 lakh in 3 equal annual installments. मतलब 3 lakh 33,000, 3 lakh 33,000, 3 lakh स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. मतलब उसका जो ईएमआई है वो आज से शुरू. इसलिए हमने यहाँ जीरो जीरो ईयर ले लिया.
द कैश प्राइस ऑफ द सेम असेट इज 9,50,000, मतलब उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 9,50,000 है। अकाउंट द असेट एंड प्रोवाइड नेसेसरी जनरल एंट्रीज। सो ईयर 0 1 2। अब इसमें हमें क्या है, पहले उस पीवी ढूंढना पड़ेगा जिससे ये पूरे कैश फ्लोज की वैल्यू 9,50,000 हो जाए। तो ऐसा कौन सा इंटरेस्ट रेट होगा जिससे हम डिस्काउंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 9,50,000 हो जाएगी। सो वी विल टेक 5% फॉर कैलकुलेटिंग, इंटरपोलेशन करना है। सो अगर 5% पे ये सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू आएगी 9,53,136। अब ये 9,50,000 से ज्यादा है, तो हम इंटरेस्ट रेट को, हमें प्रेजेंट वैल्यू को कम करना है, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। सो हम 6% ले लेंगे और उसकी वैल्यू आ गई 9,40,400। आईआरआर को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका, कहाँ पहुंचना था, कहाँ पहुंच गए। आईआरआर आईआरआर को ढूंढने का ये बेसिक फॉर्मूला है बेस इंटरेस्ट, मतलब जो बेस इंटरेस्ट हमने पहला जो कैलकुलेट किया, मतलब 5% प्लस 9,53,136, जो 5% पे जो 5% पे जो प्रेजेंट वैल्यू आ गया था, वो हमें क्या चाहिए, 9,50,000। ये जो 5% पे है, और ये जो हमने 6% पे है। अब ये जो 1% है क्या है, 6 - 5, मतलब जो दोनों इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आएगा। सो वो रेट आ गया 5.37%। अब ये कहाँ पे काम आएगा। तो अब इसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, पहला ही हमने देखा था कि पीपीई को तो हम कैश प्राइस पे ही बुक करेंगे। सो पीपीई अकाउंट डेबिट 9,50,000 टू कैश और बैंक 3,33,333 टू क्रेडिटर 6,16,667। बट हमारा पेमेंट तो कितना था बाकी, अब ये वाला पेमेंट करने के बाद हमारा पेमेंट कितना बाकी है, 6,66,667। सो अब हम इस वैल्यू पे हम अपना क्रेडिटर्स बढ़ाएंगे, कैसे, फाइनेंस कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट लगा के। तो फाइनेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिटर अकाउंट 33,115, क्रेडिटर्स बढ़ गया, क्रेडिटर्स हमें बढ़ाना है, हमें इस वैल्यू पे ले जाना है। तो उसको हम वो जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके लाए, उससे मल्टीप्लाई करके उसका इंटरेस्ट रेट निकालेंगे और उसको फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर ऑफ पीपी में उसकी एंट्री कर देंगे। फिर पेमेंट तो हुआ ही होगा वो 3,33,000 का। सो क्रेडिटर अकाउंट बैंक अकाउंट 3,33,333, ये एट द एंड ऑफ द ईयर 1 है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर 2 फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट कितना, जो भी ये कॉस्ट है, मतलब 6,16,000 प्लस 33 माइनस 3,33, मतलब जो भी प्लस माइनस करके क्रेडिटर का बैलेंस बचा, उस पर 5.37% लगाया, 16,993। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो जो लास्ट ईएमआई होगा उसके इर्द गिर्द आ जाएगा। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, दैट इज द एंट्रीज ऑफ डिफर्ड कंसिडरेशन।